छोटा सा लाइक जरूर कर दें। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, चाइना के जिस वुहान से हुई थी कोरोना की शुरुआत, वहां चल रही है पूल पार्टी। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। आप बस वीडियो को देखते रहिए। साथ ही जानिए अमेरिका और ताइवान की डील पर चीन की धमकी, कहा तबाह कर देंगे ताइवान की एयरपोर्ट, तो F-16 कैसे उड़ेगा। दोस्तों ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। और अब से LPG सिलेंडर जल्दी खत्म हुआ तो कंपनी पर लगेगा जुर्माना, ऐसे करनी होगी शिकायत। इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो देश में कोरोना को लेकर आया नया संकट, ठीक होने के बाद दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं मरीज। इस बड़ी खबर को जरूर देखिए दोस्तों। इसके अलावा भारत नेपाल के बीच बैठक हुई खत्म, जानिए सीमा विवाद के बाद पहली बार हुई बातचीत का नतीजा क्या रहा। इस बड़ी खबर को भी देखिए। और वहीं ईरान ने जताई इजराइल UAE डील पर आपत्ति, तो इजराइल ने दी ईरान पर परमाणु हमले की धमकी। इस खबर को भी जरूर देखिए दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो बदल गए हैं SBI से ATM के पैसे निकालने के नियम, अब ऐसे करने पर भी लगेगा जुर्माना। इसके अलावा अभी नहीं थमने वाला बारिश का दौर, देश के इन राज्यों के लिए फिर जारी किया गया रेड अलर्ट। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,089 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 27,27,042 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 51,797 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, चाइना के जिस वुहान से हुई थी कोरोना की शुरुआत, वहां चल रही है पूल पार्टी। भारत समेत पूरी दुनिया पर इस समय कोरोना वायरस का कहर टूट रहा है। अधिकतर देश लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन इस बीच वुहान से एक तस्वीर सामने आई है, वहीं वुहान जहां से कोरोना की शुरुआत पिछले साल से हुई थी। आपको बता दें चाइना के वुहान से आई तस्वीर को देखकर आपका खून खौल उठेगा। बता दें कि वुहान में लोग वाटर पार्क में पूल पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वुहान के इस पार्क पर ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग, बस लोग हैं और ढेर सारी लड़कियां और मस्ती। वुहान के माया बीच वाटर पार्क के एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल फेस्टिवल में बड़ी संख्या में लोगों को स्विम सूट्स और गॉगल्स के साथ देखा गया, जहां कई लोग रबर की डिंगियों पर बैठे थे और वहीं कुछ लोग पानी में अटखेलियां कर रहे थे। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पार्क में पार्टी करने वालों की भीड़ उनकी सामान्य क्षमता से 50% तक ज्यादा थी और वहीं पार्क के महिलाओं के प्रवेश को लेकर 50% डिस्काउंट भी दिया गया था। पार्क में मौजूद कुछ लोगों को लाइफ जैकेट्स भी दिए गए थे, लेकिन किसी को भी मास्क लगाए हुए नहीं देखा गया। पार्टी में लोगों को काफी मजे लेते हुए देखा गया है और पार्क में हो रहे एक स्टेज शो में एक कलाकार ने भीड़ के सामने अपनी फोटोज ली, तो वहीं एक अन्य कलाकार ने स्पार्क शूटिंग के साथ भीड़ का मनोरंजन किया। अगर आप भूल गए हैं तो बता दें कि पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे पहला मामला चीन के 1 करोड़ लोगों के शहर वुहान में आया था। 76 दिनों के सख्त लॉकडाउन के बाद अब शहर के इस पार्क को जून महीने में फिर से खोल दिया गया है और मामलों की संख्या घटने के बाद चीनी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए पूरे प्रांत में 400 टूरिस्ट स्थानों में फ्री एंट्री की पेशकश कर रही है। दोस्तों पूरी दुनिया में बीमारी पहुंचाकर पार्टी करने वाले चाइना के लोगों पर पूरी दुनिया में बैन लगा देना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए अमेरिका ताइवान की डील पर चीन की धमकी, कहा तबाह कर देंगे ताइवान की एयरपोर्ट, तो F-16 कैसे उड़ेगा। दोस्तों अमेरिका और ताइवान के बीच F-16 फाइटर जेट डील को लेकर चीन बौखला गया है और उसने ताइवान को तबाह करने की धमकी भी दे डाली है। चीन की सरकारी मीडिया ने चेतावनी दी है कि ताइवान अगर इस डील से पीछे नहीं हटता तो चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक बड़े मिलिट्री एक्शन के लिए भी तैयार है और चीन ने खुली धमकी दी है कि उसके फाइटर जेट मिनटों में ताइवान की एयरफील्ड को तबाह कर देंगे। इसके बाद F-16 के टेक ऑफ करने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक संपादकीय में कहा गया है कि चाइना के लिए F-16 फाइटर जेट खतरा हो सकता है, लेकिन चीनी सेना के पास उसकी टक्कर में J-10B और J-10C फाइटर जेट हैं और J-11 का तो वो सामना भी नहीं कर सकते। चीन के एयरफोर्स कमांडर ने कहा कि हमारे J-20 की टक्कर का तो कोई दूसरा जेट इस दुनिया में ही नहीं है। चीनी सरकार ने अखबार के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर जबरदस्ती रीयूनिफिकेशन की कोशिश की हुई है तो ताइवान की एयरफील्ड और कमांड सेंटर्स को हम तबाह कर देंगे। इसके बाद F-16 को उड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा और जो पहले से हवा में होंगे उन्हें लैंड करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दरअसल पिछले दिनों ही ताइवान और अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड के बीच $62 अरब के F-16 फाइटर जेट खरीदने का सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत ताइवान शुरू में 90 फाइटर जेट खरीदेगा जो अत्याधुनिक तकनीकों और हथियारों से लैस
होगा। ये सौदा करीब 5 साल में पूरा होगा, लेकिन 10 विमान ताइवान को अभी मिल जाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ही इस सौदे की जानकारी दी थी। हालांकि उन्होंने खरीदार देश का नाम नहीं बताया था, लेकिन बाद में ये सामने आ गया कि ताइवान ही F-16 खरीद रहा है। चीन के मुताबिक अमेरिका ने ताइवान के सवाल पर रेड लाइन पर कदम रख दिया है, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। चीनी सेना फिलहाल टकराव को टालने की तैयारी कर रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन से पीछे नहीं हटेगी। चीन की तरफ से बयान में कहा गया है कि हम ताइवान पर अपना कब्जा करने का अभियान जारी रखेंगे और ताइवान की सीमा पर और दबाव बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि भविष्य में मिलिट्री ड्रिल्स के दौरान जंगी जहाज भी ताइवान के स्पेस में भेजे जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हमला भी करेंगे। दोस्तों, अगर ताइवान भारत से मदद मांगता है तो भारत को ताइवान की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, एलपीजी सिलेंडर जल्दी खत्म हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर पर लगेगा जुर्माना, यहाँ करनी होगी शिकायत। दोस्तों, हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर के कम गैस निकलने की शिकायत लगातार होती रहती है, लेकिन अभी तक इन मामलों में कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एजेंसी संचालक, डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी मैन के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन अब स्थितियां बदल रही है। यदि सिलेंडर में कम गैस निकली और इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम या कंपनी को दिए फीडबैक में की गई तो डिस्ट्रीब्यूटर को दंडित किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में साफ कहा गया है कि यदि कोई भी गैस वितरक उपभोक्ताओं के अधिकार पर डाका डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक कानून के अनुसार यदि आपका एलपीजी सिलेंडर समय से पहले खत्म हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर को की गई शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो आप सीधे सरकारी उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। बता दें कि 1 महीने के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई कर ली जाएगी। नए नियमों के अनुसार यदि उपभोक्ता को कम एलपीजी मिलती है तो ये एक गंभीर अपराध है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ लगातार शिकायत मिलने पर उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय उसका वजन चेक करके लेना चाहिए। हालांकि डिलीवरी मैन आपके साथ वजन तोलने की मशीन साथ में नहीं रखते हैं। यदि किसी उपभोक्ता ने बिना वजन के सिलेंडर लेने से इनकार कर दिया तो वे उसे तोल कर देते हैं। इसके चलते रोज हजारों लाखों उपभोक्ताओं के घर गैस सिलेंडर बिना वजन किए ही पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बेईमानी की आशंका बढ़ जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस वितरण को बेहतर बनाने के लिए एक प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपा है। कंपनी कहती है यदि कोई एलपीजी चोरी कर रहा है तो फीडबैक के आधार पर उसे दंडित किया जाना चाहिए। बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटर को एक सिलेंडर बेचने पर फिक्स्ड कमीशन के रूप में 60 रुपए मिलते हैं। दोस्तों, आपके घर का सिलेंडर कितने दिन चलता है, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, कोरोना को लेकर आया नया संकट। ठीक होने के बाद दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं मरीज। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली जहां एक तरफ कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर सुधार के साथ 90% के पार पहुंच गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहां नई मुश्किल खड़ी हो गई है। राज्य के कुछ अस्पतालों की माने तो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीज अब दोबारा से संक्रमित पाए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अनुसार कोरोना से ठीक हो चुके 10 मरीजों में दोबारा संक्रमण पाया गया है। द्वारका के आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस बार संक्रमण से कुछ मरीजों की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली की सरकार का दावा है कि दिल्ली का स्थान सर्वाधिक रिकवरी वाले राज्यों में है। बता दें कि यहां जुलाई की तुलना में अगस्त में कोरोना की टेस्टिंग बहुत कम हुई है। सरकार का कहना है कि संक्रमण के मामले घटने के कारण जांच भी घटी है। दिल्ली में 1 से 15 अगस्त के बीच कोरोना की 2.58 लाख जांच की गई, जबकि समान अवधि में जुलाई में 3.13 लाख जांच की गई थी। दोस्तों, आपको दिल्ली सरकार के आंकड़ों पर भरोसा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत नेपाल के बीच बैठक हुई खत्म। सीमा विवाद के बाद पहली बार हुई थी बातचीत। दोस्तों, सीमा विवाद के बड़े तनाव के बाद 17 अगस्त को पहली बार भारत और नेपाल के बीच राजनयिक वार्ता हुई है। बैठक में दोनों देशों के विदेश सचिवों ने हिस्सा लिया। दरअसल भारत और नेपाल ने 2016 में जॉइंट ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाई थी। इसी के तहत आज दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी। ये दोनों भारत नेपाल जॉइंट ओवरसाइट मैकेनिज्म के संयुक्त अध्यक्ष भी हैं। हालांकि ये मीटिंग नेपाल के नए नक्शे या सीमा के मुद्दों को लेकर नहीं थी, फिर भी माना जा रहा है दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी को कम करने की दिशा में पहल है। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग का मुख्य विषय नेपाल में भारत के सहयोग से चल रही परियोजनाओं पर चर्चा है। भारत नेपाल जॉइंट ओवरसाइट मैकेनिज्म की आखिरी मीटिंग पिछले साल जुलाई में हुई थी। इससे पहले शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। गौरतलब है कि पिछले साल भारत ने अपने नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नक्शे में काला पानी रीजन को शामिल किया। तब नेपाल सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी और उसे नेपाल का हिस्सा बताया था। इस साल मई में भारत ने लिपुलेख तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया, तब भी नेपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत के इस कदम से नेपाल नाराज हो गया और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने 20 मई को उनके देश का एक नया नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में भारत के कंट्रोल वाला काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। जिस हिस्से को लेकर विवाद है वो करीब 335 स्क्वायर किलोमीटर का है। दोस्तों, क्या नेपाल को भारत का एक राज्य बना देना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं।
और अब जानिए इजराइल यूएई डील पर ईरान ने जताई आपत्ति तो इजराइल ने दी परमाणु हमले की धमकी। जी हां दोस्तों, बीते हफ्ते खबरें आई थी कि यूएई और इजराइल ने अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी है और आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक डील की है। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर एक और जगह अमेरिका ने खुशी जताई थी तो वहीं फिलिस्तीन ने इसका कड़ा विरोध किया था। अब इस पर ईरान और इस्लामी जगत की तरफ से काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसके संबंध में यूएई के विदेश मंत्रालय ने अबू धाबी में ईरानी राजदूत को तलब किया है। मालूम हो कि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस समझौते पर उंगलियां उठाई थी और कहा था कि ये फैसला मुसलमानों के साथ धोखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये डील करके यूएई ने बहुत बड़ी गलती की है। वहीं खबरों की माने तो यूएई के विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत चार्ज डी अफेयर को तलब करके तेहरान द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर आपत्ति जाहिर की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान की प्रतिक्रिया अस्वीकार्य है और भड़काऊ है। इसके बाद अरब में शांति और सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो चुकी है। इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो इस मामले में ना आए, नहीं तो किसी बड़े हमले के लिए तैयार रहे। दोस्तों, भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए या ईरान?